हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण और एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, जिसके अंदर हमने सेल वॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अभी हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और उसका कॉन्सेप्ट जो भी आपके बुक में बताया गया है वो क्लियर करेंगे। सो याद रखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन को अगर आप देखेंगे तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। So cell membrane is also termed is plasma membrane। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो प्लाज्मा लेमा। और इसके अलावा इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसको डिफरेंट नाम से जो है ना वो पुकारा जाता है। तो इनमें से जो भी चीज़ आएगी तो आप समझ आइएगा वो सेल मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा है। अरे बात समझ में, तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने क्या पढ़ना है, इसका डिफ़ाइन कैसे करेंगे। आपने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है कि सेल मेम्ब्रेन इज, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। सबसे पहले आपने समझना है कि सेल मेम्ब्रेन is boundary of cell membrane is boundary of protoplasm। सो नंबर वन, ये इसको आपने डिफाइन करना है ऐसे, भाई सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो आप कहेंगे भाई सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री। और फिर आ जाता है वर्ड प्रोटोप्लाज्म। इसको तो हमने 8 से 10 मरतबा रिपीट कर लिया है, हर एक लेक्चर के अंदर इसका जिक्र लाजमी आता है। तो प्रोटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाएंगे तो आएगा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म की ऊपर वाली जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है कि जितने भी सेल होते हैं उनके ऊपर आपको ये बाउंड्री मिलेगी प्रोटोप्लाज्म की, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। ये लिविंग इन नेचर होती है, या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री। इट इज़ आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री। समझिएगा कॉन्सेप्ट को, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ आउटरमोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल्स। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड दे दिया ऑल सेल्स, ठीक है। और ऑल सेल्स से मुराद है कि ये जो सेल होंगे दैट में भी आइदर यूकेरियोटिक्स भी हो सकते हैं। ये यूकेरियोट्स के ऊपर भी आपको लेयर मिलेगी और सेम आपको प्रोकैरियोट्स के ऊपर भी मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको ये मेम्ब्रेन मिलेगी आउटर मोस्ट, दैट इज टर्म्ड द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, हम जब सेल वॉल को डिफाइन कर रहे थे तो हमने वहाँ पे क्या बताया था? सेल वॉल को हमने कहा था द आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री, लेकिन यहाँ पे कौन सी है? दैट इज द लिविंग बाउंड्री। तो इसका मतलब यही हुआ कि देयर इज अ डिफरेंस। वो भी तो आउटर मोस्ट थी लेकिन वो नॉन लिविंग बाउंड्री थी, लेकिन वो ऑल सेल्स में नहीं थी, वो थी प्लांट्स, अल्जी और कुछ फंगस और बैक्टीरिया के अंदर जो है ना, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको आउटर मोस्ट नॉन लिविंग बाउंड्री मिलेगी, दैट वाज टर्म्ड एज अ सेल वॉल। लेकिन ये लिविंग बाउंड्री है और ये लिविंग बाउंड्री हर एक सेल के अंदर मिलेगी आपको, यूकेरियोट्स के अंदर भी, प्रोकैरियोट्स के अंदर भी। और यूकेरियोट्स वर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि जितने भी जानदार है, जैसे कि एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, उन सब के ऊपर आपको ये मेम्ब्रेन मिलेगी, दैट इज टर्म्ड एज द सेल मेम्ब्रेन, या इसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका रोल क्या होता है? देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहले आपने याद रखना, इट सेपरेट्स इंटरनल इन्वायरमेंट। separates internal environment of सेल, मतलब के साइटोप्लाज्म टू आउटर एनवायरनमेंट। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है सेल का या साइटोप्लाज्म जो होता है उसको ये सेपरेट करती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका मेन रोल यही होता है। सपोज अगर मैं आपको बताने जाऊं कि कोई भी सेल है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा। इसको हम देखेंगे यहाँ पे सेल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन बताएगी। देखिए अभी ये सपोज ये कोई सेल है, सपोज दिस इज अ सेल, सही है।
इस सेल को अगर गौर से देखेंगे तो इस सेल के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक होता है इंटरनल कंडीशंस, सही है, ये इंटरनल कंडीशंस है सेल के अंदर है। इस इंटरनल कंडीशंस को कहा जाता है ICF, ठीक है। ICF का मतलब होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्या कहा जाएगा भाई? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ICF। और अगर आप देखेंगे तो आपको सेल के अंदर मिलेगा ICF और सेल के बाहर मिलेगा ECF। और जो ECF होता है दैट इज टर्म्ड एज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, सही है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और ये है सेल के अंदर का एनवायरनमेंट। दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है? ये ग्रीन कलर में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज अ सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करना, ये काम होता है सेल मेम्ब्रेन का। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ, फिर देखते हैं इसको बुक के अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्टेशन। इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्टेशन। नंबर वन वर्ड ये याद रखना, इट कंट्रोल्स द ट्रांसपोर्टेशन और इन एंड आउट ऑफ मटेरियल। ये सेल के अंदर आने वाले और सेल से बाहर जाने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं उनको कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी बाहर नहीं जाएगी, कौन सी अंदर जाएगी कौन सी बाहर जाएगी, कौन सी अंदर नहीं जाएगी कौन सी बाहर नहीं जाएगी, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सेल का। और ये इसकी आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है जो कि हर एक सेल के अंदर आपको मिलेगी, आइदर इट्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। सो सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही ये पूरा का पूरा लेक्चर है। और सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आएगी तो फिर आगे वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन को देख लेते हैं। आपके बुक में बताया गया अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो आई विल बी गिविंग यू एन आइडिया अबाउट द chemical composition of सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, इसके बारे में समझते हैं कि ये केमिकल कंपोजिशन क्या होती है सेल मेम्ब्रेन की और ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको देख लेते हैं एक मरतबा। तो बुक के अंदर डिफरेंट तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं इसको। आपका लेक्चर क्लियर होगा फिर बुक में से हम इसको रीड कर लेंगे। देखें अभी समझे यहाँ पे, दुनिया में जितने भी सेल हैं वो सब के सब एक लिविंग बाउंड्री से बनते हैं जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। अभी बताया आपको मैंने ऐसे ही। और ये इनर और आउटर एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है सेल मेम्ब्रेन। आपके बुक में बताया गया है कि सेल मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज composed of सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल पता होना चाहिए। कौन सा मॉलिक्यूल? फॉस्फोलिपिड्स। सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ से बनता है? सेल मेम्ब्रेन बनता है फॉस्फोलिपिड्स से। फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ मौजूद होता है फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटरस्प्रेट्स, या हमेशा कह सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स एंड इंटरस्प्रेट्स प्रोटीन्स। ये दो चीज़ें आपको लाजमी मिलेगी, फॉस्फोलिपिड के साथ प्रोटीन एंड आल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको मिलेंगे। तो कितनी चीज़ें आपको मिलेंगी सेल मेम्ब्रेन के अंदर? सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपको अगर देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड्स जो होगा उससे बनता है सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कंसंट्रेशन में मिलेगी। ये तीन चीज़ें मिलेंगी आपको किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर।
इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है सेल मेम्ब्रेन की, ये कहा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन इसकी होती है लिपिड बाइलेयर। सही है, ऑर्गेनाइजेशन इसकी कैसे होती है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड बाइलेयर, ये होती है लिपिड बाइलेयर, इट इज़ लिपिड बाइलेयर। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी है, और फॉस्फोलिपिड के साथ साथ इसके अंदर प्रोटीन भी इंटरस्पेट्स होते हैं, और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन भी आपको इस पर मिलेगी। ये लिपिड बाइलेयर होती है। बाइलेयर का मतलब होता है डबल लेयर्स, इसके अंदर लिपिड की आपको डबल लेयर्स मिलेंगी। बाइलेयर का मतलब यही होता है द लिपिड्स डबल लेयर्स। लिपिड की 2 लेयर होंगी, ऐसे याद रखिएगा। ये लिपिड की एक लेयर होगी, ये लिपिड की दूसरी लेयर होगी। सही है, उस लिपिड की लेयर्स के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन, एक प्रोटीन यहाँ पे मिलेंगे ऐसे, एक यहाँ पे मिलेंगे ऐसे, और एक प्रोटीन ऐसे होंगे जो बाहर की तरफ होंगे, अंदर की तरफ होंगे। तो ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया ये लिपिड बाइलेयर है, एक ऊपर वाली लेयर, एक नीचे वाली लेयर, और अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ आपको मिलेगा या तो प्रोटीन से अटैच होगा या तो वो लिपिड के साथ अटैच होगा, दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। ये जो ग्रीन कलर में मैंने बनाया ये है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ऐसे हमारे पास लिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉर्म होती है। तो समझिएगा कॉन्सेप्ट, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछा जाए ना कि भाई बताएं फॉस्फोल जो क्या कहते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन कौन सी चीज़ से बनी है, तो फिर आप कहेंगे फॉस्फोलिपिड से बनी है, ठीक है। लेकिन अगर उनमें पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, फिर वहाँ पे सवाल आ जाए लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑल ऑफ दीज, तो आप लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। तो समझने की कोशिश करें। अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करें तो आप फॉस्फोलिपिड्स की बात करें, मोस्टली इट इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। जैसे कि लिपिड बाइलेयर को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। लिपिड बाइलेयर देखिए, लिपिड बाइलेयर ऐसे होती है। मैं सेम को कन्वर्ट करता हूँ एक और फॉर्म में ऐसे। तो देयर विल बी द मॉलिक्यूल्स। आपको बताए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, किसके बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है अबाउट द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। मैंने फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपको बताए हुए हैं कि जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अगर आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला चैप्टर क्लियर हुआ होगा तो आपको पता होगा। ये है फॉस्फोलिपिड हमारे पास। फॉस्फोलिपिड को गौर से देखेंगे तो ये ब्लू कलर में मैं फॉस्फोलिपिड बना रहा हूँ। फॉस्फोलिपिड में एक हेड होता है और 2 टेल, एक हेड 2 टेल, एक हेड 2 टेल। थोड़ा सा याद आ रहा हो तो आपको पता है हेड जो होता है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लाइसरोल, और ग्लाइसरोल के साथ फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ कोलिन, और जो टेल होती हैं दीज आर द हाइड्रोफोबिक, दीज आर फैटी एसिड्स, ऐसे ना 2 फैटी एसिड्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ऑलरेडी इनका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, और मैंने बताया था कि भाई ये जो फॉस्फोलिपिड है इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे ये रेंडमली बना रहा हूँ तो समझ जाइएगा कि एक हेड होगा और देयर विल बी द 2 टेल्स ओवर देयर। ऐसे ही भाई यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। और इसके अलावा अच्छा, ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, आपको पता है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल एक बार निकालेंगे। फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ये हो गया हेड, और हेड के साथ ये हो गई 2 टेल, दीज आर द टेल्स, ठीक है। ये हेड और ये टेल हो गया। हेड जो होगा उसमें आपको मिलेगा ग्लाइसरोल, उसमें आपको मिलेगा फॉस्फेट, उसमें आपको मिलेगा कोलिन, ऐसे ना। और जो टेल होंगे दीज आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड एंड दिस इज आल्सो द फैटी एसिड। 2 फैटी एसिड होंगे ऐसे ही। तो ये जो हेड पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक था या हाइड्रोफोबिक था, मैंने आपको पढ़ाया था जब, तो आप कहेंगे सर ये तो हाइड्रोफिलिक था। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो हेड पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन का फॉस्फोलिपिड का, दैट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। और इनके हेड को देखेंगे तो वो अलग अलग डायरेक्शन में, उनके टेल्स जो होती है वो आपस में अटैच होती है। सो टेल इनके आपस में अटैच होती है, और इनके हेड अलग अलग डायरेक्शन से आपको मिलेंगे। उनकी जो टेल्स होती हैं वो 2 होती हैं, याद रखिएगा। फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 टेल्स मिलेंगी, और दोनों टेल्स जो होंगी वो क्या होंगी, दैट विल बी हाइड्रोफोबिक। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल होता है वो कैसे बनता है। और ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ग्लाइसरोल का एक मॉलिक्यूल, और आधी रात को भी ये बाइक वाले पता नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं। चलें जी, बैक टू द टॉपिक। सो दीज आर द हाइड्रोफिलिक, इनका जो हेड होता है वो, और जो टेल्स होते हैं दीज आर दी हाइड्रोफोबिक। तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। सही हो गया। देखें, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मैंने आपको बताया कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना के आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो ये लिपिड की बाई लेयर है, अगर गौर से आप देखेंगे तो ये लिपिड की एक लेयर होगी, ठीक है, इसे लिपिड की बाई लेयर कहा जाता है और ये दूसरी लेयर है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बाई लेयर कहा जाता है। उसके अंदर आपको लिपिड्स की कंसंट्रेशन मिलेगी। लिपिड्स का कौन सा तादाद ज़्यादा मिलेगा? फॉस्फोलिपिड। और ये जो रेड कलर में मैंने बनाए हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज प्रोटीन। तो किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? आपको मिलेगा लिपिड्स, याद रखिएगा, आपको लिपिड्स मिलेगा किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन लिपिड्स कौन सा लिपिड होगा? फॉस्फोलिपिड। और दूसरा आपको मिलेगा प्रोटीन्स, ये लाजमी मिलेंगे आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और तीसरी जो चीज़ मिलेगी आपको सेल मेम्ब्रेन के अंदर, दैट विल बी द कार्बोहाइड्रेट्स। आप कहेंगे कि सर ठीक है, आपने लिपिड्स और प्रोटीन्स तो बना दिया, सर कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे होंगे? याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे, ठीक है। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलेंगे तो क्या बनेगा? दैट इज़ द ग्लाइको प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट या तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे प्रोटीन के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में, या तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ हो गया। अगर गौर से देखेंगे तो लिपिड के साथ भी ये अटैच हो सकते हैं, और लिपिड के साथ अटैच होंगे तो क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। आ रही है बात समझ में? तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में होंगे या तो वो होंगे ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में। एज यू नो, ग्लाइकोलिपिड लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन कॉन्जुगेशन को कहा जाता है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कॉम्बिनेशन को ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। तो इस फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे अटैच किए हुए। आपके बुक के अंदर जो STB है, सिंटेक्स बोर्ड का जो बुक है, उसके अंदर बताया गया है कि जो लिपिड्स होते हैं दीज आर 50%। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। और जो प्रोटीन होता है वो भी 50% होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं दीज आर 5 to 10%। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा माना जाता था कि लिपिड और प्रोटीन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। लेकिन अगर आप यही कंसंट्रेशन फेडरल में जाके देखेंगे तो फेडरल में जो प्रोटीन है वो 60 to 80% आपको मिलेगा, और जो आपको लिपिड्स मिलेंगे वो 20 to 40% मिलेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्मॉल क्वांटिटी में वहाँ पे बताए गए हैं। तो ये आपके STB के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है आपका, जो सिंटेक्स के अंदर बताया गया उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप समझिएगा। और फेडरल के अंदर अलग लिखा हो, फेडरल के अंदर प्रोटीन कितना है? दैट इज 60 to 80%, और लिपिड कितना है? 20 to 40%, और थोड़ी सी क्वांटिटी में वहाँ पे बताया गया है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। आपने अपने बुक STB के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोलिपिड का, दैट मॉलिक्यूल इज लाइक दिस। अगेन दोबारा बना के यहाँ पे समझा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये हमारे पास हेड है फॉस्फोलिपिड का, और आपको पता है हेड कौन कौन सी चीज़ से मिलकर बनता है? हेड इज़ कंपोज्ड ऑफ, इसमें आपको ग्लाइसरोल मिलेगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 वाला एक ग्लाइसरोल मिलेगा। इसके साथ आपको मिलेगा ग्लाइसरोल के साथ एक फॉस्फेट, और फॉस्फेट के साथ स्टेबिलिटी के लिए एक और कोलिन मिलेगा, और फिर आपको मिलेंगी 2 ऐसे फैटी एसिड्स की चेन, ऐसे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ऐसे मिलेंगे 2 ऐसे ना। तो ये हो गया हेड, और ये पार्ट जो इनका होता है दैट इज टर्म्ड एज टेल। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक होता है। ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट बताया है मैंने। सो आई गेस समझ में आया होगा फॉस्फोलिपिड्स। अभी तो और ज़्यादा अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। किसी भी सेल के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा कोई सेल नहीं है जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। हर एक सेल के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, आइदर इट इज़ प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल आप ले लें, आपको सेल मेम्ब्रेन लाजमी मिलेगी वहाँ पे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, सेल मेम्ब्रेन लाजमी आपको मिलेगा। चलें जी, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं वो आपको मैं जल्द से जल्द समझा देता हूँ, आगे बताया गया इनके बारे में। लेकिन मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया तो मैं स्ट्रक्चर के थ्रू इनको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 टाइप के प्रोटीन नज़र आ रहे हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, आपने प्रोटीन तो बनाए, लेकिन सर एक प्रोटीन आपने ऐसे बनाए हैं सिर्फ सरफेस के ऊपर है, और एक प्रोटीन आपने ऐसे बनाए हैं जो कि आपको अंदर वाले सरफेस में मिल रहे हैं, बाहर भी मिल रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये 2 टाइप के प्रोटीन हैं क्यों, और इनको थोड़ा सा समझाएं। आप ये सोच रहे होंगे ये कि सर इनको समझाएंगे कि भाई ये क्या है। तो जाहिर सी बात है भाई, स्ट्रक्चर बनाया है तो समझना पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये सेल के बाहर वाला स्ट्रक्चर है, और इन्वायरमेंट है, तो बाहर वाले इन्वायरमेंट को क्या कहेंगे? ECF कहेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अंदर वाले इन्वायरमेंट को क्या कहेंगे? ICF कहेंगे, दैट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ऐसे ना। तो याद रखिएगा 2 टाइप के प्रोटीन मिल रहे हैं। एक ऐसे प्रोटीन है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको या तो ECF में मिलेंगे या तो ICF में, दोनों तरफ नहीं होंगे। ऐसे टाइप के प्रोटीन को कहा जाता है दैट इज टर्म्ड एज द पेरिफेरल प्रोटीन। क्या कहा जाता है भाई?
these type of proteins are termed as peripheral proteins. ओके, जिसका दूसरा नाम आप रख सकते हैं दैट इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स याद रखिएगा. पेरिफेरल का मतलब होता है सरफेस के ऊपर. अगर आप देखेंगे तो या तो वो आईसीएफ की तरफ होंगे. और अच्छा, आईसीएफ क्या होता है? दैट इज साइटोप्लाज्म ना. ये आईसीएफ क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म. ऐसे ना भाई, आईसीएफ साइटोप्लाज्म है. तो अगर या तो वो सिर्फ साइटोप्लाज्म की तरफ होंगे या तो वो ईसीएफ की तरफ होंगे. तो ये वाला भी कौन सा है? दैट इज आल्सो द पेरिफेरल प्रोटीन. पीपी में लिख रहा हूँ. ये भी कौन सा है? दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन पीपी. ये भी क्या है? दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन. तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन जो सरफेस की तरफ हो, या तो इनर सरफेस की तरफ हो या तो आउटर सरफेस की तरफ हो. मतलब कि या तो आईसीएफ की तरफ होंगे या तो ईसीएफ की तरफ होंगे. ऐसे टाइप के प्रोटीन को क्या नाम देंगे आप? दैट इज द पेरिफेरल प्रोटीन. लेकिन ये जो प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन को नाम दिया जाता है दैट इज टर्म्ड एज दी इंटीग्रल प्रोटीन. क्या कहा जाता है भाई इन्हें? इन्हें कहा जाता है दीज आर इंटीग्रल प्रोटीन्स. और इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन. इंटीग्रल प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद रखने. इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो आपको दोनों तरफ मिलेंगे. आपको आईसीएफ की तरफ भी मिलेगा और ईसीएफ की तरफ भी मिलेगा. ये एक चैनल की तरह काम करता है. और ये चैनल की तरह काम करता है तो इसमें से जो भी चीज़ होती है वो यहाँ से हमेशा कह सकते हैं कि कोई चीज़ अंदर आ सकती है, कोई चीज़ यहाँ से बाहर जा सकती है. दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर टर्म्ड एज इंटीग्रल प्रोटीन. और इसका दूसरा नाम आप क्या रखेंगे? दैट इज द इंट्रिंसिक प्रोटीन. तो जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. याद रखिएगा, इंटीग्रल प्रोटीन को क्या कहा जाता है? डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड. दीज आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद इन बाइलेयर. विद इन बाइलेयर. ये बाइलेयर के अंदर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. और कहा जाता है कि कुछ ये प्रोटीन होते हैं जो कि एक किस्म का रास्ता बनाते हैं, तो इस वजह से इनको चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है. दे फॉर्म अ चैनल फॉर्मिंग. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चैनल फॉर्मिंग होते हैं. इसी वजह से इनको चैनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है. ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. वाटर सोल्यूबल जो होगा, ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो यहाँ से मूव करेंगे. वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए ये रास्ता होता है. मुझे एक बात बताएं, कोई वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, सपोज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, देयर इज अ सब्सटेंस दैट इज टर्म्ड एज द वाटर सोल्यूबल. ये कोई सब्सटेंस है जो कि वाटर सोल्यूबल है. और याद रखिएगा वाटर सोल्यूबल का मतलब था हाइड्रोफिलिक. सही है, पानी के अंदर ये जज़ब हो जाएगा. मुझे ये बताएं, यह वाटर सोल्यूबल यहाँ से मूव कर पाएगा? चलो भाई यहाँ तक तो आ जाएगा. ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है, अंदर जाएगा. अंदर देखिए कितना ज़्यादा कंसनट्रेशन में हाइड्रोकार्बन्स होंगे. ये जो लिपिड की बायलेयर के अंदर ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस इसमें से नहीं गुजर पाएंगे. यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस जो होंगे, वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस जाएंगे, जैसे फैट सोल्यूबल कहा जाता है. याद रखिएगा, जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. फैट सोल्यूबल सब्सटेंस जो होंगे वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन में से आ जाएंगे यहाँ से. ठीक है, फैट सोल्यूबल सब्सटेंस वो यहाँ से डायरेक्टली मूव करके आ जाएंगे. लेकिन जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है ना, वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है अंदर वाला पार्ट. ऐसे ना टेल का पार्ट क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है ना. तो ये यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे. तो फिर वो कहाँ से गुजरेंगे भाई? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होंगे वो हमारे सेल में नहीं आएंगे, या हमारे सेल के अंदर आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, सेल से बाहर नहीं जाएंगे? ऐसा नहीं होगा ना. वो कहीं ना कहीं से तो आएंगे. तो वो इस चैनल से आते हैं और ये इंटीग्रल प्रोटीन होता है. यहाँ से वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आएंगे और यहीं से वो सेल को लीव करेंगे. बुक में बताया गया, हम रीड करेंगे. और पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है वो लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर. ये आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर होता है, आइदर साइटोप्लाज्मिक सरफेस, और हम ऐसा कह सकते हैं या तो ये ईसीएफ की तरफ होगा, और मैं यहाँ देखिए और लिख रहा हूँ, और ये आईसीएफ की तरफ होगा, या तो ये ईसीएफ की तरफ होगा. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आईसीएफ की तरफ है, ये ईसीएफ की तरफ है. ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है और ये मेम्ब्रेन के साथ लूजली अरेंज्ड होते हैं. इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो या तो प्रोटीन के साथ अटैच होंगे और या तो ये अटैच होंगे विद द लिपिड लेयर. तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है सेल मेम्ब्रेन के बारे में. अच्छा, बुक में ये बताया गया है, तो बुक में मैं आपको जब रीड करवाऊंगा ना तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई? आगे स्ट्रक्चर
मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझ लेते हैं, क्योंकि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमें पता चला तो ये देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट मॉडल्स पेश करना शुरू कर दिए उस टाइम पे। तो एक अगर आपने पढ़ा होगा एंजाइम्स के मॉडल्स, तो वहाँ पे की एंड लॉक मॉडल है या लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल जो है कॉशलैंड और एमएल फिशर ने दिए थे। और उस मॉडल के बेसिस पे हम एंजाइम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि भाई एंजाइम्स कैसे होते हैं, उनकी एक्टिव साइट कैसे होती है, ऐसे ना। सेम ऐसे ही जैसे ही सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कवर हो गई तो फिर लोगों ने क्या किया कि इनके मॉडल्स बनाना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि भाई ये अलग स्ट्रक्चर में होती है, किसी ने कहा कि भाई ये ऐसे होती है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस मॉडल हुआ था, अच्छा दो मॉडल यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर मॉडल में, दो मॉडल्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक सबसे फेमस जो मॉडल हुआ था दैट वाज टर्म्ड एज सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? दैट वाज सैंडविच मॉडल। ये सैंडविच मॉडल बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था और लोगों ने इसको मानना भी शुरू कर दिया। लेकिन ये सैंडविच मॉडल इज़ नॉट अ परफेक्ट डिपिक्ट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये डिफाइन नहीं कर सकता। बताता हूँ मैं आपको। तो दो मॉडल्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। एक होता है सैंडविच मॉडल, ये दिया था दो साइंटिस्ट थे, दैट वाज प्रपोज्ड बाय, मैं यहाँ पे लिखा है, इट वाज proposed by that is Davison and Danieli। इन साइंटिस्ट ने 1935 के अंदर ये मॉडल दिया था। कब पेश किया था ये मॉडल? इन 1935 इट वाज प्रपोज्ड बाय डेवसन एंड डेनियली। इस मॉडल का नाम इन्होंने दिया सैंडविच मॉडल। अच्छा, ये क्या कहते हैं सैंडविच मॉडल वाले के लिपिड बाइलेयर, समझिएगा इसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। जो ना इन्होंने कहा कि जो लिपिड बाइलेयर होती है, इन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर is sandwiched between two layers of protein। इस मॉडल के हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसका जो लिपिड बाइलेयर कोर होता है दैट इज सैंडविच्ड बिटवीन प्रोटीन्स। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, उन्होंने कहा कि भाई देखें ये लिपिड की बाइलेयर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सैंडविच आपने खाया है कभी? सैंडविच खाते हैं ना, तो वो जो सैंडविच होता है ना, अच्छा ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना जो सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनको सैंडविच का मतलब होता है, वो समझते हैं समोसा। समोसा नहीं भाई, समोसा इज़ समथिंग एल्स। सैंडविच जो होता है, सैंडविच बर्गर आपने खाया होगा। तो इन्होंने बोले ना सैंडविच बर्गर के बेसिस पे इन्होंने, जैसे कि सैंडविच बर्गर में दो ब्रेड होते हैं और दो ब्रेड के बीच में वो कुछ ऐसे मटेरियल लगा देते हैं, अगर चिकन वगैरह है, दाल वगैरह जो होती है, उसे सैंडविच कहा जाता है ना भाई, ऐसे है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई ये लिपिड बाइलेयर है और लिपिड बाइलेयर के ऊपर ऐसे एक प्रोटीन की लेयर होगी, ऐसे याद रखिएगा, ये एक प्रोटीन की लेयर और इसके नीचे भी एक प्रोटीन की लेयर होगी। मतलब कि दो प्रोटीन के लेयर के बीच में आपको मिलेगा लिपिड बाइलेयर। ये प्रोटीन की लेयर होगी, इसे आप कहेंगे सपोज एक्सटर्नल प्रोटीन लेयर। ये होगी एक्सटर्नल प्रोटीन्स लेयर और ये होगी इंटरनल प्रोटीन्स लेयर। ये प्रोटीन्स की इंटरनल लेयर हो गई और इनके बीच में आपको क्या मिल रहा है? यू आर गोइंग टू फॉर्म द लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर आपको नजर आ रही है। इसको आप कहेंगे द लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन टू प्रोटीन लेयर। और इस मॉडल को इन्होंने नाम क्या दिया था? दैट इज द सैंडविच मॉडल। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था सैंडविच मॉडल, 1935 में इन्होंने दिया था और 1950 तक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। 1950 में एक और साइंटिस्ट आया था और 1950 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था दैट वाज टर्म्ड एज जे डेविड रॉबर्टसन। ये एक और साइंटिस्ट था, जे डेविड रॉबर्टसन। और इस बंदे ने क्या किया, इसने सैंडविच मॉडल को देखते हुए एक और
एक और मॉडल का नाम देना शुरू कर दिया। सैंडविच मॉडल को इसने नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसने कहा कि द सैंडविच मॉडल इज आल्सो टर्म्ड एज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो याद रखिएगा सैंडविच मॉडल को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। अच्छा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया, स्टेटमेंट इसकी क्या है कि all cell membranes have similar स्ट्रक्चर। जितनी भी सेल मेम्ब्रेन्स हैं दुनिया में उनका सबका सेम स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ द सैंडविच मॉडल जो उन्होंने बताया था, और इसको उन्होंने नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एक ही बात है भाई, थोड़ा सा फ़र्क है बस यही है कि जे डेविड रॉबर्टसन ने कहा कि भाई यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, इसने कहा कि जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, उसको उसने नाम दिया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के भाई यूनिटी है, इक्वल है सब। और सैंडविच मॉडल प्रपोज किया था डेवसन एंड डेनियली ने कि भाई लिपिड की बायलेयर जो होती है वो दो प्रोटीन की लेयर्स के बीच में सैंडविच्ड होती है। आ रही बात समझ में? लेकिन ये मॉडल जो था वो डिस्कार्ड किया गया, दैट इज़ नॉट द राइट मॉडल। जैसे ही हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, जैसे ही हमने डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हमें पता चला कि भाई लिपिड का लेयर तो ऐसे नहीं है, लिपिड का लेयर तो ऐसे नहीं है, इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। और फिर आया एक और मॉडल, दैट मॉडल इज टर्म्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आज तक फॉलो किया जाता है, एंड दैट इज द करेक्ट मॉडल। बताता हूँ क्या है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो जो सेकेंड मॉडल बताया गया, दैट इज टर्म्ड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सो द नेम ऑफ द सेकेंड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, ये वाला मॉडल जो था वो तो डिस्कार्ड किया गया, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को इन्होंने आगे डिफाइन करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अच्छा, किसने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सो द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सेंगर एंड निकलसन। ये दो साइंटिस्ट थे, याद रखिए। सो इन 1972 दो साइंटिस्ट थे, सेंगर एंड निकलसन। इन लोगों ने हमें कौन सा मॉडल बताया? दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं आपको एक तस्वीर के अंदर आपको ये समझाता हूँ इसके साथ कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है। इन्होंने कहा कि जैसे कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लाइक आइसबर्ग इन सी, समंदर में जैसे आइसबर्ग होते हैं। भाई आइसबर्ग क्या होते हैं? आइसबर्ग जो बर्फ़ की चट्टानें होती हैं समंदर के अंदर, उसे आइसबर्ग कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जैसे कि सी है और सी वाटर है, ऐसे सी वाटर की तरह सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है। ऐसे सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड जो होता है वो पानी की तरह होता है, मतलब कि लाइक वाटर। और जो आइसबर्ग हैं उनकी तरह इन्होंने कहा कि प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन ऐसे आइसबर्ग की तरह तैरते रहते हैं। तो इस मॉडल को इन्होंने नाम दिया, दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब होता है वाटर, मोज़ेक का मतलब होता है दाने या चट्टाने, जैसे आइसबर्ग होते हैं ऐसे उसको मोज़ेक कहा जाता है। मोज़ेक का मतलब होता है दाने, सही है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का मतलब इन्होंने कहा कि भाई पानी है, जैसे कि इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया कि भाई देखें जैसे कि ये वाटर है, और वाटर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको दूर दूर से बर्फ़ की चट्टानें नज़र आएंगी, ऐसे इसे आइसबर्ग कहा जाता है, लाइक दीज आर द आइसबर्ग। तो इन्होंने कहा कि जैसे कि आइसबर्ग इन सी होते हैं, सिमिलर वे में जो फॉस्फोलिपिड होता है उसके अंदर प्रोटीन होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड वाटर की तरह रिएक्ट करता है यहाँ पे फ्लूइड की तरह, तो याद रखिएगा फॉस्फोलिपिड रिएक्ट लाइक फ्लूइड, और जो प्रोटीन होते हैं दीज आर लाइक मोज़ेक। और अगर आप इसको और ज़्यादा नॉर्मल करेंगे तो मतलब कि प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग एंड फॉस्फोलिपिड आर लाइक सी वाटर। तो ऐसे इन्होंने मॉडल दिया, दैट मॉडल इज टर्म्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इनकी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्या है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की? इन्होंने कहा कि द मेम्ब्रेन इज़ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन्स आर
in which proteins are either partially or wholly embedded आ रही बात समझ में। तो जैसे कि मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था ना, उसमें मैंने दो टाइप के आपको बताए थे कि भाई सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, उसमें मैंने दो चीज़ बताई थी कि एक था इंटीग्रल प्रोटीन और एक था पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है, अगर पेरिफेरल प्रोटीन तो वो पार्शली इम्बेडेड है, और अगर वो इंटीग्रल प्रोटीन है तो वो होली इम्बेडेड है उस लेयर के अंदर। इस मॉडल को इन्होंने नाम दिया दैट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बहुत ज़्यादा इजी है, बुक में से रीड करके आपको बताऊंगा और एक तस्वीर दिखाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। एक मरतबा और दोबारा मैं इसको थोड़ा सा रिपीटेशन करके आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करता हूँ ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। तो इनका कहने का मतलब ये है कि लिपिड की, अच्छा इसको हम ट्रांसलेट करते हैं एक फिगर के अंदर, स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं फिगर के अंदर कि ये क्या कहता है। देखिए यहाँ पे सपोज इन्होंने कहा कि लिपिड जो होता है दैट इज़ लिपिड का जो होता है लिपिड की लेयर दैट इज़ बाई लेयर, इसे ये लिपिड की बाई लेयर है, ठीक है, इट इज़ लिपिड बाई लेयर इसे। और जो लिपिड बाई लेयर है उस लिपिड बाई लेयर को इन्होंने कहा कि ये फ्लूइड की तरह होती है, और इस लिपिड बाई लेयर में जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल या तो पार्शली इम्बेडेड हो गए, देखिए ये पार्शली इम्बेडेड है, और या तो ये होली इम्बेडेड हो गए लाइक दिस, ठीक है, या तो पार्शली इम्बेडेड हो गए या तो ये होली इम्बेडेड होंगे। ये लेयर हो गई फॉस्फोलिपिड की, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, जिसमें जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वो या तो पार्शली इम्बेडेड होंगे या तो ये इम्बेडेड होंगे होली इम्बेडेड का मतलब इंटीग्रल और पार्शियल का मतलब होता है दैट इज दी पेरिफेरल प्रोटीन। ऐसे इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया जो कि आज तक माना जाता है, आज तक यही मॉडल सबसे ज़्यादा फेमस मॉडल है, याद रखिएगा, और इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। यही हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। तो इसका मतलब ये जो फॉस्फोलिपिड है दैट इज फॉस्फोलिपिड्स, ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये फ्लूइड की तरह हो गया, ठीक है। और ये जो प्रोटीन है दैट प्रोटीन्स आर लाइक दीज प्रोटीन्स आर लाइक मोज़ेक, ठीक है, जैसे कि वाटर के अंदर सी के अंदर होते हैं आइसबर्ग, लाइक आइसबर्ग इन सी। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना, दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है और इस कॉन्सेप्ट को ही आपने ज़हन के अंदर बिठाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी थिकनेस याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है दैट इज 7 नैनोमीटर थिक। कितना थिक होता है ये? 7 नैनोमीटर थिक होता है ये। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिए, ये असाइमेट्रिकल होती है। असाइमेट्रिकल लेयर्स, बोथ लेयर्स, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोथ लेयर्स आर असाइमेट्रिकल, दोनों लेयर्स असाइमेट्रिकल होती है। असाइमेट्रिकल मतलब अगर ऊपर वाली लेयर में 10 प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो नीचे वाली में 10 नहीं होंगे, वो 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, तो इक्वली नहीं है, तो ऐसे टाइप की मेम्ब्रेन को कहा जाता है असाइमेट्रिकल। दैट्स वाई द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन जो होती है सेल मेम्ब्रेन दैट इज असाइमेट्रिकल ड्यू टू देयर बोथ लेयर्स आर डिफरेंट। ऊपर वाली लेयर्स डिफरेंट होगी, नीचे वाली लेयर डिफरेंट होगी, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज असाइमेट्रिक। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोटीन का क्या काम है, इस प्रोटीन का क्या काम है, और ये जो लिपिड्स होते हैं उसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें याद रखना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपके बुक में बताया गया है कि कभी कभार क्या होता है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा आपको। ये जो लिपिड होता है ना उसके साथ आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, और कभी कभार इसके अंदर स्टीरॉइड्स भी मिलेंगे, याद रखिएगा। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो 50% तक होता है किसके अंदर? एनिमल के सेल की मेम्ब्रेन में। जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? 50% होगा। तो ये फॉस्फोलिपिड जो होता है उसके साथ कभी कभार कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? फ्लूइडिटी देना और फ्लेक्सिबिलिटी देना सेल मेम्ब्रेन को, और स्टीरॉइड्स भी पाए जाते हैं। 50% एनिमल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके बुक में बताई गई, तो रीड कर लीजिएगा इसको। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को हमने डिफाइन करना है, सही है, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि भाई मटेरियल कोई सेल के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, उसको
मेंटेन करना, उसकी कंट्रोलिंग का पूरा जो काम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। लेकिन फिर भी इसके बुक के अंदर कुछ फंक्शंस बताए गए हैं, हम उनको डीपली जाके अच्छे से समझते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए हमें पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों से मिलकर बनती है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको लिपिड मिलेगा, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे। तो तीनों के डिफरेंट क्या क्या फंक्शन वो प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। जिसमें नंबर 1 हम समझते हैं, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स लिपिड्स। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि फॉस्फोलिपिड्स, इसका क्या फंक्शन है, सो सबसे पहले ये हम समझते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि लिपिड्स होते हैं, वो सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं फ्लूइडिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो फ्लूइडिटी होती है वो प्रोवाइड कौन करता है? दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द लिपिड्स। एक बात याद रखिएगा, हमें पता है कि जो फैटी एसिड्स हैं वो आपको लिपिड्स की मेम्ब्रेन में मिलेंगे। फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फैटी एसिड मिलेंगे आपको? 2। अगर मैं ये कहूँ कि भाई फैटी एसिड सैचुरेटेड है, अगर फैटी एसिड सैचुरेटेड हैं तो बताएं वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे या लिक्विड होंगे? तो आप कहेंगे भाई सैचुरेटेड जो होते हैं सर वो तो सॉलिड होते हैं, वो सॉलिडिटी प्रोवाइड करेंगे, सही है। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो तो ज़्यादातर सर लिक्विड की फॉर्म में होते हैं, ऐसे ही ना, वो लिक्विड की तरह होते हैं, फ्लूइड की तरह होते हैं। तो याद रखिएगा इसी वजह से जब भी मेम्ब्रेन को अपनी फ्लूइडिटी को बढ़ाना होता है, फ्लूइडिटी का मतलब होता है ज़्यादा पानी की तरह हो जाना, एक होता है ज़्यादा हार्ड हो जाना, स्टिफ हो जाना, सॉलिड बन जाना, और एक होता है लिक्विड की तरह बन जाना, तो उसको फ्लूइडिटी कहा जाता है। और फ्लूइडिटी ज़रूरी होती है क्योंकि हमारे पास सीज़न चेंज होता रहता है, हमारे पास जो होता है ना टेम्परेचर चेंज होता रहता है, तो टेम्परेचर की बेसिस पे जो फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है कौन? लिपिड्स की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं। और जब मेम्ब्रेन को ज़्यादा फ्लूइड नेचर चाहिए तो उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा बन जाते हैं, और जब उनको जो है ना वो कम फ्लूइडिटी चाहिए तो सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा बन जाते हैं उसके अंदर। आ रही बात समझ में? तो क्या मिलता है, ये फंक्शन क्या होता है लिपिड्स का? दे गिव द फ्लूइडिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही फ्लूइडिटी जो होती है दैट इज़ गोइंग टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो आयंस वगैरह होते हैं, मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, वो इन एंड आउट जा सकते हैं और आ सकते हैं ड्यू टू दिस फ्लूइडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये कौन देता है? ये देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड कंपोनेंट, सही है ना। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, सपोज़ अगर सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर जो होता है ना वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी का कॉन्सेप्ट फ्लूइडिटी डिफरेंट हो जाती है, और गर्मी जब होती है समर सीजन में तो फ्लूइडिटी डिफरेंट हो जाती है। तो ये फ्लूइडिटी को कंट्रोल कौन करता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और याद रखिएगा ये फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉन्सेप्ट आपके बुक के अंदर बताया गया है। एंड आगे एक और चीज़ है दैट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेकेंड हम पढ़ लेते हैं। अच्छा ये इतना ही याद रखना है, और इसके साथ फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने आपको। एक और पढ़ लेते हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करते हैं आपने याद रखना है। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन होते हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। वो ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पे भी होते हैं, ऐसे ना, ट्रांसपोर्ट चैनल के तौर पे भी काम कर सकते हैं। वो हमेशा कह सकते हैं कि एंजाइम्स की तरह काम करते हैं वो प्रोटीन। और वो प्रोटीन जो होते हैं एंजाइम्स के अलावा दे कैन आल्सो वर्क, समझिएगा कॉन्सेप्ट, एंजाइम के अलावा दे कैन आल्सो वर्क एज एंटीजेंस।
ये जो एंटीजेंस होते हैं उनकी तरह ये काम करते हैं, और रिसेप्टर्स के तौर पे भी ये काम करते हैं। याद रखिएगा ये प्रोटीन्स के कुछ फंक्शंस हैं। मैं आपको बारी बारी समझाता हूँ कि जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन होते हैं उनका क्या रोल होता है, ठीक है। सो देयर इज़ नंबर 1 प्रोटीन जो होते हैं दैट इज़ द चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स, ठीक है। चैनल प्रोटीन्स और कैरियर प्रोटीन्स। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो हमारी जो लिपिड की मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे लिपिड की मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है ऐसे, ठीक है। और लिपिड बाइलेयर होती है तो लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से बनी है। तो वो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं या जो वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं वो तो यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे, फिर वो कहाँ से गुजरेंगे, फिर यहाँ पे पाए जाते हैं चैनल्स। याद रखिएगा डिफरेंट टाइप के ऐसे चैनल्स पाए जाते हैं। उन चैनल्स में से फिर गुज़र होता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस का। जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर सोल्यूबल का मतलब होता है हाइड्रोफिलिक, सही है। और आयंस वगैरह जो होते हैं वो लिपिड की इस मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, यहाँ से ये नहीं गुजरेंगे क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है अंदर का जो इसका कोर होता है। तो ये जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं वाटर सोल्यूबल आयंस वगैरह वो यहाँ से इन आएंगे फ्रॉम द चैनल प्रोटीन, और यहीं से ये बाहर जाएंगे, आउट जाएंगे फ्रॉम द चैनल प्रोटीन। ये इन और आउट जो सोल्यूबल प्रोटीन्स वगैरह सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स की जो इन एंड आउट होता है वो इस चैनल प्रोटीन से होता है। इसे कैरियर प्रोटीन भी कहा जाता है एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द चैनल प्रोटीन। ये प्रोटीन का काम है, देखें तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होता है उसका रोल ये होता है कि वो चैनल की तरह रिएक्ट करते हैं, गेट की तरह रिएक्ट करते हैं। जैसे कि आपने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा होगा, न्यूरॉन्स के ऊपर आपको सोडियम गेट मिलेगा, पोटेशियम गेट मिलेगा। वो जो सोडियम पोटेशियम गेट वगैरह होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, उनका ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेकंड जो आपने याद रखना है यहाँ पे दैट इज सेकंड वन इज़ द प्रोटीन्स एक्टिंग एज एंजाइम्स। ये जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स की तरह भी रिएक्ट करते हैं, सही है, एंजाइम्स की तरह रिएक्ट करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जब केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना सेकेंड ईयर के अंदर, तो वहाँ पे हार्मोन्स का जिक्र आएगा। तो वहाँ पे हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स जो होते हैं वो इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, साइक्लिक AMP वगैरह वगैरह, और इसे ये एंजाइम्स के तौर पे भी रिएक्ट करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं दे आर आल्सो वर्किंग एज अ एंजाइम्स। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन एंजाइम है, सपोज प्रोटीन एंजाइम, सॉरी एक हार्मोन है जो कि प्रोटीन हार्मोन है। मुझे ये बताएं वो क्या इस सेल के अंदर वो जा सकेगा प्रोटीन हार्मोन? ये प्रोटीन हार्मोन यहाँ तक आ गया, ठीक है, सेल के अंदर जा सकेगा? नहीं। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट, लाइक डिजोल्व लाइक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक डिजोल्व करेगा, इनऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक डिजोल्व करेगा, लिपिड को लिपिड डिजोल्व करेगा, फेट को फेट डिजोल्व करेगा। तो पेप्टाइड या प्रोटीन तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोटीन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और लिपिड्स डिफरेंट होते हैं। मुझे ये बताएं लिपिड की इस मेम्ब्रेन से ये घुस पाएंगे अंदर नहीं घुस पाएंगे। तो ये जो प्रोटीन होते हैं, हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन अंदर नहीं आ सकते। तो फिर वो हार्मोन क्या करते हैं, यहाँ पे मौजूद होता है एक एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है ना। तो ये चैनल प्रोटीन, सॉरी ये प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद प्रोटीन है। तो फिर क्या होगा, सिंपली यहाँ पे आएगा, ये हार्मोन आके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, और जैसे ये हार्मोन अटैच होंगे तो अंदर की तरफ एक रिएक्शन होगा, अंदर की तरफ ATP मौजूद होगा और वो ATP कन्वर्ट होगा CAMP में। CAMP क्या होता है, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बताया था ना, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट का भी काम होता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का भी काम होता है। तो जैसे ये प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं आ सकेंगे क्योंकि ये लिपिड इन नेचर नहीं होते, फैट इन नेचर नहीं होते, तो फिर ये अटैच हो जाते हैं यहाँ पे मौजूद एक एंजाइम के ऊपर। वो एंजाइम क्या करता है, ATP को कन्वर्ट करता है CAMP, और CAMP को कहा जाता है सेकेंड मैसेंजर, और ये होता है सेकेंड मैसेंजर। तो प्राइमरी मैसेंजर क्या है, सपोज ये हार्मोन हमारे ब्रेन से आया है, ठीक है, हमारे ब्रेन से ये हार्मोन आया है, तो हमारे ब्रेन से ये हार्मोन आया है, ये हार्मोन प्रोटीन इन नेचर अंदर नहीं जा सकता, ये है प्राइमरी, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्राइमरी मैसेंजर। तो वो क्या करता है, इस ये जो एंजाइम है वो ATP को कन्वर्ट करता है CAMP मतलब साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो सेकंड मैसेंजर के तौर पे काम करेगा, और वो सेकंड मैसेंजर जो होगा दैट विल बी कोई ना कोई फंक्शन प्रोवाइड करेगा।
ऐसे है ना। सपोज ये कोई जीन को एक्टिवेट करेगा कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ इस एंजाइम ने क्या किया, इस एंजाइम ने रेगुलेशन की। और एंजाइम कहाँ पे मौजूद है, सेल की सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर। और इस एंजाइम का नाम होता है एडिनालेट साइक्लीज। नाम क्या होता है, एडिनालेट साइक्लीज। अरे बात समझ में। तो ये एडिनालेट साइक्लेज जो होता है दैट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। ये हार्मोन्स की ट्रांसडक्शन पाथवे में काम करता है। प्रोटीन हार्मोन अंदर नहीं जा सकते, फिर वो इस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। एंजाइम एटीपी अंदर जो होता है सेल में उसको एमपी सीएमपी में कन्वर्ट करता है, सीएमपी जीन को एक्टिवेट करता है, और जीन एक्टिवेट हो जाएगा तो रिएक्शन होगा। ऐसे ही ना। तो ये देखें प्रोटीन जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वो एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, आपके बुक में भी ये बताया गया है। इसके अलावा रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पे भी काम करते हैं। ये जो प्रोटीन होते हैं सेल सरफेस मेम्ब्रेन के ऊपर, दे आल्सो वर्क एज रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया सी, ठीक है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी ये काम करते हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है, सपोज मैं आपको ये बताऊं कि आपकी ब्रेन से कोई केमिकल रिलीज़ हुआ, ठीक है, और उस केमिकल को जाना है आपके 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 जो फीट है, फीट का जो थंब है उसमें आपको चोट लगी है, इंजरी हो गई है, और उस केमिकल को वहाँ पे जाना है मॉड्यूलेशन करने, सही है। तो ये केमिकल रिलीज़ हुआ ब्रेन से, ठीक है, और उसको जाना है सेल के अंदर। कौन से सेल के अंदर, थंब के सेल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आपको चोट लगी है। तो कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे सेल होते हैं, तो वो जो केमिकल है वो तो कहीं और भी जा सकता है ना, आपके हाथ के सेल के अंदर, आपके गर्दन के सेल के अंदर, आपके लिवर के सेल के अंदर, कहीं भी जा सकता है ना। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ थंब के अंदर ही क्यों जा रहा है, जहाँ पे आपको इंजरी हुई है। इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो इसको बुला रहा है। तो यहाँ पे मौजूद होते हैं सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स। ये जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं, R4 रिसेप्टर। वो जो केमिकल होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस रिसेप्टर के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, और उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच करने के बाद ही वो रिएक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो रिसेप्टर की तरह भी काम करते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे बैक्टीरिया का जब चैप्टर पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स का, तो वहाँ पे मैं रिसेप्टर का जिक्र आपको और ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वहाँ पे ये रिसेप्टर का बड़ा रोल होता है। इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी के अंदर, वहाँ पे भी इन रिसेप्टर्स का बड़ा रोल होता है। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटीन्स इन नेचर। इसके अलावा आपके बुक में बताया गया है कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो और भी तरीके से काम करते हैं, जैसे कि दे आल्सो वर्क एज एंटीजेंस। दे आल्सो वर्क एज एंटीजेंस। ये एंटीजन के तौर पे काम करते हैं। याद रखिएगा, ये जो सरफेस के ऊपर प्रोटीन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बंदा है, उसका एक मैन है, उस मैन का हमने ब्लड निकाला और आरबीसी के ऊपर हमने देखा, तो आरबीसी के ऊपर एक सरफेस प्रोटीन मौजूद है। अगर वो सरफेस प्रोटीन ए है तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, द ब्लड ग्रुप ऑफ दिस मैन विल बी ए। ऐसे ही अगर ये किसी बंदे का एंटीजन बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, दैट विल बी बी। और अगर किसी का एंटीजन, दोनों एंटीजन मौजूद है ए और बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। अगर एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ। तो ये एंटीजन भी क्या होते हैं, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और वो भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, सही है। ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है, ये भी पेरिफेरल प्रोटीन की तरह काम करता है, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। तो ये प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ब्लड एंटीजन हमारे पास जो पाए जाते हैं वो। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, जो भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है, उस बैक्टीरिया के अंदर भी तो सेल मेम्ब्रेन होगी, ऐसे ना। और बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एंटीजन मिलेंगे, ऐसे ना, ऐसे एंटीजन मिलेंगे। एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ आते हैं, और इसी एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी क्या बनाती है, हमारी बॉडी वाई शेप का एक प्रोटीन बनाती है, ठीक है। ये जो वाई शेप का प्रोटीन होता है दैट इज टर्म्ड द एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो किसको देख के बनते हैं, दैट इज़ बाय लुकिंग एट द एंटीजन। तो जैसा एंटीजन होगा वैसे एंटीबॉडीज़ बनेंगे, और ये एंटीजन कहाँ पे, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये एंटीजन मेम्ब्रेन के प्रोटीन ही हैं। तो ये कुछ फंक्शंस हैं। इसके अलावा भी एक दो और चीज़ें हैं, मैं समझाता हूँ आपको। अच्छा, ये जो एंटीजन है, मैंने यहाँ पे आपको बताया ये एंटीजन हैं तो प्रोटीन, लेकिन ये प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाता है। तो ऐसे टाइप के एंटीजन को क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे ना।
तो ये ज़्यादातर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और जो है ना वो प्रोटीन का। लेकिन ये प्रोटीन का रोल हो गया एक हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये जो एंटीजेंस होते हैं इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो कहने का मतलब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं। दैट्स इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, यहाँ पे रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन थोड़ा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी तो मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का जो रोल है उसको हम एक मरतबा देख लेते हैं। भाई जो ग्लाइकोलिपिड होते हैं ये सेल सरफेस मार्कर होते हैं, याद रखिएगा। दीज आर सेल सरफेस मार्कर। ये सेल सरफेस मार्कर क्या है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ मैं आपको ये बताऊँ कि ये एक सेल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, ठीक है, और यहाँ पे एक और सेल है, और एक और सेल है, और एक और सेल है। सपोज़ ये 4 सेल यहाँ पे। इस सेल के ऊपर जो सरफेस मार्कर है वो ये वाला है, ठीक है, और इस सेल के ऊपर सरफेस मार्कर ये वाला है, और इस सेल के ऊपर सरफेस मार्कर ये वाला है। इस सेल के ऊपर जो सरफेस मार्कर है दैट इज़ दिस वन, और इसके ऊपर दैट इज़ दिस वन, और इसके ऊपर सरफेस मार्कर जो है दैट इज़ दिस वन। ये सरफेस मार्कर है। मुझे ये बताएं, आपको पता है हम टिश्यू की डेफिनेशन क्या क्या बनाते हैं? हम बताते हैं कि भाई टिश्यूज़ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स। जब बहुत सारे सेम सेल मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? टिश्यूज़ बनाएंगे ना। तो सेम सिमिलर सेल्स जब मिलते हैं, जब सिमिलर सेल्स कंबाइन होते हैं तो उस सिमिलर सेल्स की कॉम्बिनेशंस को आप कहते हैं टिश्यू। तो मुझे ये बताएं, क्या ये दोनों आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो अलग सेल हो गया, ये अलग सेल हो गया, क्योंकि इनके जो ना मतलब कि अलग अलग सेल मिलकर टिश्यूज़ बना ही नहीं सकते। तो सेल अपने आप को कैसे पहचानते हैं? हमारी बॉडी में तो डिफरेंट टाइप के सेल हैं, तो सेल पहचानते हैं सेल सरफेस मार्कर के थ्रू। याद रखिएगा, हम कहते हैं ना टिश्यू सिमिलर सेल्स की कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ये तो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। तो एक सेल दूसरे सेल को कैसे पहचानता है कि भाई ये सेम ही सेल है, इसके साथ ही मुझे टिश्यू बनाना है? तो वो उनके ऊपर पाए जाते हैं सेल सरफेस मार्कर। ये और ये आपस में अटैच होंगे और आपस में बनाएंगे टिश्यू, और इसके साथ ये वाला भी अटैच होगा, दे विल बी फॉर्मिंग द टिश्यू। कैसे पहचानते हैं एक दूसरे को? बाय द सेल सरफेस मार्कर। तो ये सेल सरफेस मार्कर किस चीज़ के लिए काम करते हैं? रिकॉग्नाइजेशन फॉर टिश्यूज फॉर्मेशन। ये जो टिश्यू की फॉर्मेशन होती है उसके लिए ये काम करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन फॉर टिश्यूज फॉर्मेशन। एक दूसरे को पहचानते हैं और पहचानने के बाद टिश्यू बनाते हैं। ये दोनों आपस में पहचानेंगे एक दूसरे को, क्योंकि इनके ऊपर सेम सेल सरफेस मार्कर होता है, और पहचानने के बाद टिश्यू बनाएंगे, ऐसे ना। सो ये ग्लाइकोलिपिड सेल सरफेस मार्कर के तौर पे काम करता है, और समटाइम्स इट आल्सो वर्क एज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर के तौर पे भी काम करता है, याद रखिएगा। लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन इज ऑलवेज इज एंटीजेंस। ये एंटीजेंस की तौर पे काम करता है। अभी मैंने बताया एंटीजन, जैसे कि एंटीजन ए हो गया, बी हो गया, ए बी एंटीजन हो गया, ऐसे ब्लड ग्रुप के एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं ये नेचर में। सो ये कॉन्सेप्ट आपका याद रखना है यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उसका फंक्शन बताया, मैंने आपको लिपिड पाए जाते हैं उनका फंक्शन बताया, मैंने कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं उनका फंक्शन बताया आपको, ठीक है। तो मेन एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन मैं ओवरऑल आपको बताता हूँ। ग्रोथ फंक्शन इनके जो हैं, नंबर 1 आपने याद रखना है, प्रोटेक्शन। नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म की प्रोटेक्शन कौन करता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा रेगुलेट फ्लो ऑफ सब्सटेंस, इट रेगुलेट फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस एंड मटेरियल। ये जो सॉल्यूशंस एंड मटेरियल्स होते हैं ना, इन सॉल्यूशंस और मटेरियल्स का जो फ्लो होता है, दैट फ्लो इज़ विद द हेल्प ऑफ वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। के सेल के अंदर कौन सी चीज़ जाएंगी और सेल के अंदर कौन सी चीज़ नहीं जाएगी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विच मॉलिक्यूल कैन गो इन साइड सेल
and which can go out। कौन सा सेल या कौन सा सॉल्यूशन या मटेरियल सेल के अंदर जा सकता है और कौन सा बाहर जा सकता है, ये भी आपको कौन बताएगा, दैट इज बाय द सेल मेम्ब्रेन। और इसी कंडीशन को कहा जाता है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। दिस इज टर्म्ड एज द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। दिस इज टर्म्ड एज द सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है पार्शियल परमिएबल। इट इज पार्शियल परमिएबल, सी ना। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, पार्शली परमिएबल होती है। इसी लिमिटेशन की वजह से कोई कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी, इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को कहा जाता है इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज़ डिफरेंशियली परमिएबल और पार्शली परमिएबल। इसको सेलेक्टिव परमिएबल भी कहेंगे, डिफरेंशियल परमिएबल भी कहेंगे, कि कौन सी चीज़ जा रही है कौन सी नहीं जाएगी वो सेल मेम्ब्रेन तय करेगी। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास एक सेल की मेम्ब्रेन है, देखें ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस सेल की मेम्ब्रेन में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक, अच्छा, ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो होती है, पार्शली परमेबल हम कहते हैं ना सेल मेम्ब्रेन, वो प्रॉपर्टी कौन देता है, वो देता है प्रोटीन्स। याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी होती है ना वो फॉस्फोलिपिड नहीं देता कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी अंदर नहीं जाएगी। सिलेक्शन होती है कि भाई ये वाला जाएगा ये वाला नहीं जाएगा। तो ये सिलेक्शन जो होती है वो परमिएबिलिटी जो होती है, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटीन। और लेकिन कौन से प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, दीज आर द चैनल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी नहीं जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चैनल बनाया, दूसरा चैनल प्रोटीन, तीसरा चैनल प्रोटीन। याद रखिएगा ये चैनल प्रोटीन 3 है। हमारे पास मॉलिक्यूल हैं 3 यहाँ पे, देखिए एक है सोडियम और एक है पोटेशियम और एक है क्लोरीन, सॉरी 4 मॉलिक्यूल, और एक है क्लोरीन के बाद सपोज है कैल्शियम। 4 आयंस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन चैनल कितने, 3 मौजूद है। सोडियम तो चला जाएगा अंदर क्योंकि ये सोडियम का गेट है, सोडियम सिर्फ यहाँ से जाएगा, दूसरे किसी चैनल से नहीं जाएगा। जैसा आयन वगैरह होगा वैसा ही चैनल प्रोटीन। पोटेशियम यहाँ से चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा, लेकिन कैल्शियम इन तीनों में से कहीं से नहीं जा सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन ने कहा कि भाई ये कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन ने सेलेक्ट किया ना कि भाई ये वाला जाएगा अंदर, ये वाला जाएगा, ये जाएगा, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो सेल मेम्ब्रेन ने सिलेक्शन किया। ये लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन सेल मेम्ब्रेन की कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द प्रोटीन्स। मतलब कि 4 आयंस थे ना, चारों चले जाते भाई अंदर, चैनल प्रोटीन तो चैनल प्रोटीन है। ऐसा नहीं है, जैसा आयन होगा उसका ऐसा चैनल प्रोटीन होगा। आपने न्यूरॉन्स देखे होंगे, न्यूरॉन्स के ऊपर सोडियम का चैनल अलग होता है, पोटेशियम का चैनल अलग होता है, तो कैल्शियम का चैनल भी अलग होता है वहाँ पे न्यूरॉन्स के वहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ से सिर्फ सोडियम जाएगा और कोई आयन नहीं जा सकेगा, यहाँ से पोटेशियम जाएगा और कोई नहीं जाएगा, यहाँ से क्लोरीन जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये सिलेक्शन हो गई ना। दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, डिफरेंशियल परमिएबिलिटी, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो सेमी परमिएबल है। पार्शली परमिएबल बोल रहा था ना मैं, तो यहाँ पे एक और वर्ड को ऐड कर लेते हैं, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन इज पार्शली परमिएबल। सो सेमी परमिएबल हम कहते हैं ना, सेमी का मतलब होता है हाफ, आधे मॉलिक्यूल को वो अलो करती है, आधे मॉलिक्यूल को अलो नहीं करता। ये सेमी परमिएबिलिटी कौन देता है, चैनल प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाया कि कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा, कैल्शियम को भी तो जाना चाहिए, ये भी तो आयन है, लेकिन इसका कोई गेट ही नहीं है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन अलो नहीं कर रही ना इसको अंदर जाने के लिए, सिलेक्शन कर रही है सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेमी परमिएबिलिटी। आपके बुक के अंदर बताया गया, मैं रीड करके आपको समझाऊंगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपके बुक में बताया गया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका कुछ और फंक्शन है सेलेक्टिव परमिएबिलिटी की। इसके बाद भी पीएच को, सुइटेबल पीएच को मेंटेन करना, मेंटेन पीएच, इट आल्सो मेंटेन पीएच। जो पीएच होता है उसको मेंटेन करता है ये। एंड आयोनिक कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन। आयोनिक कंसंट्रेशन, पीएच अगर ज़्यादा एसिडिक हो गई, मतलब कि प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो उसको सेल मेम्ब्रेन बाहर कर देगी। और अगर बेसिक कंडीशन ज़्यादा है तो वो बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से प्रोटॉन आयन को अंदर की तरफ एंट्री दे देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके। एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स, ये जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं जो सेल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उनको बाहर निकालती है ये सेल मेम्ब्रेन। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो सेल मेम्ब्रेन का होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिएगा, कौन सी चीज़
अंदर आएगी, कौन सी बाहर जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर से, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए चीज़ें अंदर जाती है, सेल मेम्ब्रेन से होते हुए चीज़ें बाहर जाती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन इन एंड आउट ऑफ मटेरियल जो होता है, इन एंड आउट ऑफ मटेरियल जो होता है ट्रांसपोर्टेशन, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो करता है सेल की मेम्ब्रेन। आगे बताता हूँ उनको और ज़्यादा अच्छे से। दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन याद रखनी है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन। सही है, दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, समझिएगा कॉन्सेप्ट, आपको पता होंगे ये चीज़ें। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक ट्रांसपोर्ट कहलाता है दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। सही है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम, इसको आप डिफाइन करेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इसमें होगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है उसे कहा जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अगर बाहर देखेंगे आप, इस सेल के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको जो मॉलिक्यूल मिलेंगे ऑक्सीजन, वो बाहर आपको कितना मिल रहा है। देखें, इस सेल के बाहर आपको ICF के अंदर ऑक्सीजन देखें और अंदर की तरफ ऑक्सीजन देखें। कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, तो आपको सर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन है, ऐसे ना भाई, हायर कंसंट्रेशन। और अंदर की तरफ कंसंट्रेशन क्या है, तो आपके सर ये लोअर कंसंट्रेशन है। तो चीज़ें मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इन्हें कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। दैट इज़ द मूवमेंट दैट इज टर्म्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे क्या कहेंगे भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, दैट इज़ द मूवमेंट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन। याद रखिएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ये उल्टा हो गया ना, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, चीज़ें मूव कर रही थी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यहाँ पे हो रही है लोअर टू हायर जा रही है चीज़ें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है। ऐसे अगर मैं बनाने जाऊँ, ये एक सेल है हमारे पास, सही है, ऐसे एक मैं बनाने जाऊँ, ये सेल है हमारे पास एक, और इस सेल के इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो सपोज़ अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये इनकी तरफ ग्लूकोज देख लें आप, ग्लूकोज ज़्यादा है इनके अंदर, ठीक है, ये हो गया हाई कंसंट्रेशन ग्लूकोज की, और बाहर की तरफ ग्लूकोज देखे क्या है, कम में, मतलब कि लो कंसंट्रेशन। लेकिन फिर भी ग्लूकोज मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर, ग्लूकोज मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर। लेकिन इनको मूव करने के लिए इनको यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पे एनर्जी, और एनर्जी आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, ATP, इनको ATP यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें चीज़ें या मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन क्या यूज़ करके, एनर्जी को एक्सपेंस करके, एनर्जी को यूज़ करके। नाउ दैट इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर से दो टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है, एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो एनर्जी यूज, नो एनर्जी एक्सपेंसेस। लेकिन अगर चीज़ें जा रही हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, तो फिर इनको यूज़ करना पड़ेगा एनर्जी, एंड दैट इज टर्म्ड एज दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कॉन्सेप्ट को देखिएगा एक मरतबा। पैसिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल सा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता है क्या है, वही पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन सेम डिफ्यूजन होता है, मॉलिक्यूल का हायर टू लोअर जाना, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। अच्छा, इन चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगा जब हम पढ़ेंगे ना फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दोबारा रिपीट होंगी। तो डिफ्यूजन हो गया, ठीक है। और एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ये जो ऑस्मोसिस होता है वो होता है वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वाटर अगर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको आप नाम देंगे ऑस्मोसिस का।
ये डिफ्यूजन का ही टाइप है। डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, ये एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अच्छा, यहाँ पे कुछ और 2 प्रोसेस है वो देख लेते हैं। बुक में बताया गया है, एक बताया गया है दैट इज़ द एंडोसाइटोसिस और एक बताया गया है एक्सोसाइटोसिस। सही है, एक है एंडोसाइटोसिस और एक है एक्सोसाइटोसिस। ये कुछ टर्म है बुक में बताया गया। एंडो वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? एंडो का मतलब होता है इनसाइड और साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल। सिस वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिससे कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही है। और एक्सो का मतलब क्या होता है? आउट। सही ना? साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। अगेन सिस वर्ड का मतलब क्या था? प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई चीज़ सेल से बाहर जा रही है तो उसे क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस। एक वर्ड याद रखिएगा, एंडोसाइटोसिस में होती है इनफोल्डिंग। जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है चीज़ों को इन करने के लिए, इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन होती है उसकी हो जाती है इनफोल्डिंग, चीज़ों को अंदर की तरफ लेने के लिए। और यहाँ पे आपने याद रखना है, यहाँ पे इनफोल्डिंग नहीं होती, यहाँ पे होती है एक्स फोल्डिंग। और एक्स फोल्डिंग का मतलब होता है जो चीज़ें होती हैं वो बाहर की तरफ जाएंगी, मेम्ब्रेन बाहर की तरफ फोल्ड होगी चीज़ों को बाहर निकालने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना। सपोज़ अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये हमारे पास एक सेल है, सपोज़ ये कोई हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हमारे पास सेल है। सही है, ये 2 सेल है हमारे पास। कोई चीज़ यहाँ पे मौजूद है और वो अंदर आना चाहती है, तो वो जो चीज़ होगी वो अंदर की तरफ आएगी, तो सेल जो होगी उसकी मेम्ब्रेन जो होगी वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी। कहाँ पे फोल्ड हो रही है? अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, चीज़ों को अंदर लेने के लिए ना। दिस प्रोसेस इज एंडोसाइटोसिस। क्या कहेंगे इसे भाई? एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर कोई चीज़ बाहर जाने की कोशिश कर रही है, कोई चीज़ है यहाँ पे मौजूद है, इट वांट्स टू गो आउट, तो वो बाहर जाने के लिए इसकी जो फोल्डिंग होगी वो बाहर की तरफ होगी ताकि ये चीज़ें बाहर निकल सके। नाउ दिस प्रोसेस विल बी टर्म्ड एज एक्सोसाइटोसिस। फोल्ड होने के बाद ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ऐसे लाइक दिस, ऐसे ना। नाउ दिस इज एक्स फोल्डिंग, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। और ये अंदर जाने के बाद अगेन फोल्डिंग रिमूव हो जाएंगे और ये सेल के अंदर से डिस्पोज हो जाएंगे। नाउ दीज आर द प्रोसेसेस दैट आर टर्म्ड एज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही है इनफोल्डिंग करके, एंडोसाइटोसिस। सेल से बाहर कोई चीज़ जा रही है एक्स फोल्डिंग करके, दैट इज दी एक्सोसाइटोसिस। इसके अलावा आपके बुक पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं और कि अगर कोई चीज़ लिक्विड की फॉर्म में अंदर आ रही है, अगर कोई चीज़ इन लिक्विड फॉर्म अगर कोई चीज़ आ रही है तो आप इसे नाम देंगे पाइनोसाइटोसिस। इट विल बी टर्म्ड एज पाइनोसाइटोसिस। अगर कोई लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है तो लिक्विड की जो चीज़ें होती है वो हम खाते हैं या पीते हैं? हम पीते हैं ना, तो इसी वजह से इसको कहते हैं सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। इसे कहा जाता है सेल का ड्रिंकिंग प्रोसेस, कि सेल के अंदर कोई चीज़ जा रही है लेकिन किस फॉर्म में जा रही है? लिक्विड की फॉर्म में जा रही है, तो उसे कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। अगर कोई चीज़ जा रही है इन सॉलिड फॉर्म, अगर कोई भी चीज़ सेल के अंदर जा रही है इन सॉलिड फॉर्म, तो आप इसे क्या कहेंगे? दैट विल बी टर्म्ड एज फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस। अगर कोई सॉलिड फॉर्म में जा रही है चीज़ सेल के अंदर, तो आप क्या नाम देंगे? फेगोसाइटोसिस। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट फेगोसाइटोसिस, मतलब कि कोई चीज़ आप सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर इनपुट करते खाते हैं, तो वो मतलब सॉलिड फॉर्म में चीज़ें खाई जाती हैं ना, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है सेल ईटिंग प्रोसेस। क्या कहा जाता है भाई? इट इज़ सेल ईटिंग प्रोसेस। इसी वजह से फेगो वर्ड का मतलब होता है ईटिंग, साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, एंड सिस वर्ड का मतलब होता है प्रोसेस। तो एक होता है सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस, एक होता है सेल ईटिंग प्रोसेस, पाइनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि पाइनोसाइटोसिस क्या है एंड फेगोसाइटोसिस क्या है। सो दैट इज़ अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, और इनके बारे में जो भी फंक्शंस वगैरह है बुक में से हम रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो मेरा लेक्चर तो सुना करें बराए मेहरबानी। अगर आप अपना कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं तो बुक में से जब मैं रीडिंग कराता हूँ तो वो रीडिंग भी लाजमी देखा करें एक मरतबा। रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो जल्दबाजी में जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखा करें। वहाँ पे 1-2 कॉन्सेप्ट अगर लेक्चर में रह जाते हैं तो वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। सही हो गया? देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रीड कर लेते हैं। मैंने लेक्चर में सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं, जल्दी जल्दी से रीड करते हैं। ऑलरेडी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है तो समझें इन चीज़ों को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन,
All cells, either prokaryotic or eukaryotic cells, are enclosed in a membrane which serve as their outermost living boundary. देखिए सेल वॉल के बारे में बताया जाता है कि वो outermost नॉन लिविंग बाउंड्री है, लेकिन ये है outermost living boundary called plasma membrane. इसका मेन काम क्या होता है? It separates the cytoplasm from the external environment. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देख लेते हैं. ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव द सेम बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. जितनी भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो हमेशा कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हो, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हो या सेल के ऊपर, उनका सबका बायोलॉजिकल जो बेसिक मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर होता है. दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इंटरस्पर्स विद प्रोटीन. फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होगी और उसके ऊपर आपको प्रोटीन्स इंटरस्पर्स मिलेंगे, जो मैंने आपको लेक्चर में बताए हुए हैं. The phospholipids molecules in the plasma membrane are arranged in two parallel layers. Their non-polar hydrophobic ends face each other, whereas their polar hydrophilic ends are associated with carbohydrate, protein, etc. Plasma membrane also contains several types of lipids like cholesterol और स्टीरोल भी उनके अंदर आपको मिलेगा, स्टीरोल, स्टीरोइड्स वगैरह वगैरह. इन सम एनिमल्स सेल्स कोलेस्ट्रॉल में कंटेन 50% लिपिड. कुछ ऐसे एनिमल के सेल होते हैं जिनमें आपको 50% लिपिड्स मिलेगा. मोलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इज एब्सेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट प्लांट सेल. आपको प्लांट सेल की जो मेम्ब्रेन होगी ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, लेकिन एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल मिलेगा अप टू 50%. मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 50%, उसमें आपको लिपिड मिलेगा, 50% प्रोटीन बाय वेट, while the carbohydrate portion of the glycolipids and glycoprotein constitute 5 to 10% of membrane mass. और आपको मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो या तो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे, और लिपिड के साथ एसोसिएटेड होंगे तो वो लिपोप्रोटीन बनाएंगे. ऑलरेडी बताया आपको मैंने कि ये हेड होता है, ये इसकी दो टेल, ये हेड, ये इसकी दो टेल, ऊपर से अगेन हेड, ये टेल. अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हाइड्रोफिलिक एंड अलग हो रहे हैं और जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो आपस में अटैच्ड है. सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आगे रीड करते हैं इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आगे वाला रीडिंग मटेरियल है कि नंबर ऑफ बायोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. वो हमें पता है कि जब वो सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर हो चुका था तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट मॉडल्स और उसका स्ट्रक्चर पेश करने की कोशिश की. वन ऑफ द मॉडल इज सैंडविच मॉडल, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच्ड बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन. ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि ऊपर भी प्रोटीन, नीचे ही प्रोटीन, बीच में जो सैंडविच किया हुआ वो लिपिड का बाइलेयर होगा. ऐसा ये सैंडविच मॉडल वाले कहते हैं. दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनल्स. जितने भी सेलुलर अच्छा सेलुलर ऑर्गेनल्स सब में नहीं होगा, जैसे कि राइबोसोम्स वगैरह, इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं उनके अंदर आपको यही मिलेगा, ऐसा कहते थे ये लोग. लेकिन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड दैट लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स. मॉडर्न हमारे पास जो थ्योरी है, मॉडल है, वो टेक्नोलॉजी है, वो ये बता रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता. मॉडल थ्योरी हमें बताता है कि भाई देखिए ये एक लेयर हो गई, ये जो ऑरेंज कलर में आपको रेडिश कलर में नज़र आ रही है, ये एक लेयर होगी प्रोटीन की, ये नीचे से एक लेयर होगी लिपिड्स की बाइलेयर, और एक नीचे से लेयर आ गई, ठीक है. और ये जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं ना, ये मोजेक लाइक स्ट्रक्चर इन्हें कहा जाता है, दैट इज़ द प्रोटीन. तो याद रखिएगा, आपके बुक के अंदर ये बताया गया है. तो ये फ्लूइड मोजेक मॉडल का यहाँ पे तस्वीर बताया गया. मैं रीडिंग आपको बताता हूँ. फ्लूइड मोजेक मॉडल की तस्वीर यहाँ पे देखें, ये हो गया फ्लूइड, इसका जो फॉस्फोलिपिड होता है, और इसमें ये आपको मिलेंगे दो टाइप के प्रोटीन. एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि आईसीएफ में भी होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और वो ईसीएफ में भी होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. और ऊपर की तरफ जो सरफेस पे जो प्रोटीन होंगे वो पेरिफेरल कहलाएंगे. अगर वो प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मौजूद है तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएंगे, और अगर लिपिड मौजूद है तो ग्लाइकोलिपिड कहलाएंगे. तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है. समटाइम इट आल्सो कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल. ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें फ्लूइड मोजेक मॉडल के अंदर बताई गई है. मैं रीड करके आपको जाता हूँ. देखिए फ्लूइड मोजेक मॉडल मैं रीड करके सुनाता हूँ आपको. इन 1972 Singer and Nicholson proposed working model of plasma membrane known as fluid mosaic model. In this fluid mosaic model, the lipid bilayer is retained in the core of the membrane. मतलब कि important part जो होता है वो लिपिड की बाइलेयर होती है. These lipid molecules are present in a fluid state, वो fluid state में होते हैं.
एबल टू रोटेट, आपस में वो रोटेट भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, एंड ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स के अंदर एबिलिटी होती है। दीज मॉलिक्यूल्स मूविंग लेटरली विद इन देयर लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, वो मूव करते रहते हैं, मतलब कि इसी वजह से तो मेम्ब्रेन को लिविंग कहा जाता है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही होती है। प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और वो जो प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, या तो इंटरनली कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे होली, या तो वो पार्शली एम्बेडेड होंगे। यही ना चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में बताई हुई हैं। The structure and arrangement of membrane protein in the fluid mosaic model are like iceberg in the sea. जैसे आइसबर्ग सी के अंदर होते हैं, समंदर के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, बर्फ़ की चट्टानें होती हैं, वैसे ही प्रोटीन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। द प्रोटीन अकर्स एज अ मोज़ेक ऑफ डिसकंटिन्यूस पार्टिकल्स दैट पेनिट्रेट डीपली इनटू एंड इवन कंप्लीटली थ्रू द लिपिड शीट। डिसकंटिन्यूस का मतलब होता है ये कंप्लीट लिपिड की लेयर के ऊपर नहीं होते, जब एक जगह पे होंगे फिर दूसरी जगह पे नहीं होंगे, फिर एक होंगे, लेकिन वो या तो कंप्लीटली पेनिट्रेट करेंगे डीपली, या तो इवनली सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस पे होंगे। सो दी कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मोबाइल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो मूविंग होते हैं, एंड कैपेबल ऑफ कमिंग टुगेदर टू एंगेज इन अ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिएंट और सेमी परमानेंट इंटरेक्शन। वो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन वो इंटरेक्शन जो होगा वो ट्रांजिएंट होगा, आर्जी तौर पे होगा, थोड़ी देर के लिए होगा, सेमी परमानेंट होगा, इट विल बी नॉट परमानेंट। फिर दोबारा उनकी मूवमेंट होती रहेगी और वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, इंटरेक्शन टूट जाएगा और दोबारा वो अपनी अपनी जगह से हट जाएंगे और दोबारा वो मिलेंगे। तो ये इंटरेक्शन होता रहता है इनके अंदर, क्योंकि मूविंग होते हैं, मोबाइल होते हैं सेल मेम्ब्रेन के जितने भी कंपोनेंट्स है। द प्रोटीन एसोसिएटेड विद द लिपिड बाइलेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। लेक्चर में सारी चीजें क्लियर की है मैंने। इंटीग्रल प्रोटीन, इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहा जाता है, क्लास ऑफ प्रोटीन दैट आर डायरेक्टली इनकॉर्पोरेटेड विद द लिपिड बाइलेयर, मतलब कि ICF में भी हो, ECF में भी हो। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर बिलीव्ड टू प्रोवाइड अ चैनल थ्रू विच वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो कि लिपिड की लेयर से नहीं गुजर पाएंगे, सच एज आयंस कैन पास बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। ये चैनल प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाते हैं, अ क्लास ऑफ प्रोटीन लोकेटेड एंटायरली आउटसाइड द लिपिड बाइलेयर ऑन आइदर द एक्स्ट्रा सेलुलर और साइटोप्लाज्मिक सरफेस, या तो वो सेल के बाहर होंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे, या तो वो ICF की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ आपको मिलेंगे। एग्जिबिट अ लूज एसोसिएशन विद मेम्ब्रेन सरफेस, लूज एसोसिएशन बना के ये रखते हैं, लेकिन इंटीग्रल का एसोसिएशन बहुत ज्यादा तगड़ा होता है क्योंकि वो चैनल बनाते हैं, तो इसीलिए आपने याद रखना है। द प्रोटीन्स विच में पजेज लिपिड आर लिपोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन साइड चेन्स आर अरेंज्ड एज मोज़ेक विद इन द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको लेक्चर के अंदर ये अलग अलग करके पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सब मिक्स करके दिया है, तो देख लीजिएगा। The plasma membrane performs several functions like platform for receptor, channels, enzyme, antigen, fluidity, etc. But the main and the most important functions are protection of cell cytoplasm to regulate the flow of solution and material in and out of the cell, मतलब कि transportation में भी यही काम करता है ना, with certain limitation, और limitation को कहा जाता है semi permeability. These limitations are checked by inflow of material across the membrane which is necessary to maintain suitable pH। अच्छा, क्यों ये जरूरी है लिमिटेशंस? सुटेबल पीएच को मेंटेन करने के लिए, आयोनिक कंसंट्रेशन फॉर एंजाइम एक्टिविटी एंड एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंसेस ETC। द लिपिड बाइलेयर कंट्रोल्स, अभी लिपिड बाइलेयर का काम क्या है देखें, कंट्रोल द फ्लूइडिटी इन वेरियस टेम्परेचर कंडीशन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इन देम। द फ्लूइडिटी आल्सो इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, जितनी फ्लूइडिटी होगी उतनी ज्यादा वो फ्लेक्सिबल होगी। इट आल्सो कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, वो जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर सोल्यूबल, वो इन और आउट कैसे होंगे वो भी लिपिड बाइलेयर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। द डिफरेंशियली और सेलेक्टिव परमेबिलिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन। ये बात याद रखिएगा, वो जो स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन है तो वही सेमी परमेबिलिटी इनको प्रोवाइड करते हैं। विद परमिट ओनली स्पेसिफिक मॉलिक्यूल टू पास थ्रू देम। द प्रोटीन इज कैरियर प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो वर्क एज एंजाइम
एग्जाम्पल ATPase कॉम्प्लेक्स टू सिंथेसिस ATP, ये एक्सटेंसिव प्रोटीन है जो एंजाइम के तौर पे काम करते हैं। मैंने साइक्लिक AMP का जिक्र किया था, वहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेस, वो फेडरल का जो है ना वो एग्जाम्पल था। यहाँ पे एग्जाम्पल होता है ATPase कॉम्प्लेक्स, जब हम बायोएनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सम प्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वर्क एज अ रिसेप्टर फॉर डिफरेंट हार्मोन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स व्हाइल अदर प्रोटीन वर्क एज एंटीजन लाइक RH प्रोटीन ऑफ RBCs, वो एंटीजन के तौर पे भी काम करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या नेगेटिव अगर RH मौजूद है तो वो पॉजिटिव, अगर RH प्रोटीन नहीं मौजूद तो वो नेगेटिव है। आगे बताऊंगा ये सारी चीजें, ये इनके फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in regulating cell interaction with environment. For entry and exist, there are two main processes for transport: passive transport and active transport. These are discussed as follows. पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस विदाउट कंजप्शन ऑफ एटीपी। आपको मैंने बताया था R2 लोअर जाना, एटीपी का यूज नहीं होता, इसे आप डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। और ऑस्मोसिस, अगर वाटर की मूवमेंट हो रही है R2 लोअर तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है जहां पे एनर्जी यूज नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है फ्रॉम लोअर टू हायर जाना बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ एटीपी। अगर लोअर टू हायर जाएंगे तो एटीपी तो यूज होगा ना भाई, एनर्जी यूज होगा, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देयर आर टू अदर फेनोमेनन, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल इन बल्क बाय इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। वो जो मटेरियल होगा वो बल्क क्वांटिटी में आएगा सेल के अंदर, लेकिन इनफोल्डिंग की वजह से। इट मे बी इनटेक ऑफ सॉलिड मटेरियल, दैट इज फेगोसाइटोसिस, अगर सॉलिड की फॉर्म में जा रही है कोई चीज सेल के अंदर, और इनटेक ऑफ फ्लूइड और लिक्विड, दैट इज द पाइनोसाइटोसिस। वेयरएज एक्सोसाइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन एंड एक्सफोल्डिंग टू एग्जिस्ट द मटेरियल फ्रॉम द सेल। फोल्डिंग तो होगी लेकिन वो बाहर की तरफ होगी। कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स टू रेगुलेट मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर। इट आल्सो प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड सोडियम आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कोलेस्ट्रॉल का काम है फ्लूइडिटी देना, और आयंस, और ये जो सोडियम आयंस और प्रोटॉन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन वगैरह, उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना सेल के अंदर और उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करना। Role of glycolipids and glycoprotein as cell surface markers. The glycolipids forms on the other side of the glycolipids form on the outer side of phospholipid bilayer of plasma membrane eukaryotic cell. Its main function is to maintain stability of the membrane, facilitate cell to cell interaction. याद रखें, स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है ग्लाइकोलिपिड्स, और इंटरेक्शन में हेल्प करता है, दैट इज सेल अडेशन टू फॉर्म अ टिश्यू। अडेशन का मतलब चिपकना आपस में, ठीक है। दे आल्सो हेल्प सेलुलर आइडेंटिफिकेशन ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जब इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में हो रहा था तब भी ये हेल्प करते हैं। आल्सो एक्ट द रिसेप्टर फॉर वायरसेस एंड अदर पैथोजन। दूसरे पैथोजन मतलब कि बीमारी काज करने वाले काजेटिव एजेंट्स और वायरसेस के लिए ये रिसेप्टर के तौर पे भी काम करता है। स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स डिटरमाइन ब्लड ग्रुप टाइप AB एंड एब्सेंस इन O, मैंने आपको बताया हुआ है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। द ग्लाइकोलिपिड्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और RBC। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड्स नहीं होता, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ये थोड़ा सा चेंज करिएगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोलिपिड नहीं होता RBCs के सरफेस पे, जो कि वो एंटीजन के तौर पे काम करता है। और एंटीजन A होगा तो ब्लड ग्रुप A है, B होगा तो ब्लड ग्रुप B है, और AB होगा तो ब्लड ग्रुप AB है, और नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप O है। ये एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, ग्लाइकोलिपिड नहीं होते। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट था, आई गेस समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको रीड करें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।